हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी संगम एज के बारे में कि संगम का मतलब क्या होता है, ये संगम एज कब की एज है और ये कैसा कल्चर था, कैसी पॉलिटी यहाँ पर थी और कौन कौन सी जो डायनेस्टीज थी यहाँ पर रूल कर रही थी। अब डायनेस्टीज हमने पढ़ा था कि यहाँ पर चेरा थी, चोला थी और पांड्यास डायनेस्टी थी। तो सबसे पहले आज की डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे चेरास के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई भी डाउट? मैं स्टार्ट करूं फिर? चलो चेरा से स्टार्ट करते हैं फिर हम। देखो, एक टर्म है आपके लिए, मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था कि संगम एज को कैसे पढ़ना है, और सिर्फ संगम एज या संगम लिटरेचर का जो चैप्टर होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको बर्ड्स आई व्यू लेना है उसका। जो जो बताते चलूँ उन पे फोकस करना, सारे तमिल वर्ड्स पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें कोई इडली सांभर डोसा वड़ा नहीं बनाना है यहाँ, ठीक है। मूवेंदार्स, थ्री ग्रेट किंग्स, इसका मतलब यही होता है। अब ये जो टर्म है ना, इसको मैं डिकोड करूंगा जब मैं इस चैप्टर के बाद आपको फोर्थ और फिफ्थ क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी पर लेकर जाऊंगा। तब वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कुछ 12-18 पेजेस की ही होती है हिस्ट्री का एंगल। उसके अंदर चोला चेरा पांड्या का चैप्टर एक गिवन है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मूवेंदार टर्म के बारे में। और आपका अगर ये सवाल है कि हम फोर्थ और फिफ्थ पे भी जाएंगे, तो जी हाँ, हम जाएंगे। शुरुआत मैंने वहाँ से क्यों नहीं कर पाई? बिकॉज उसमें से फोर्थ और फिफ्थ की उनकी हिस्ट्री में सिर्फ चोला चेरा पांड्या के बारे में ही गिवन है, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगा बड़े अच्छे से कार्टूनिक फॉर्म में, बच्चों की तरह समझा समझा के स्टोरी की फॉर्म में दे रखा। 12-18 पेज का ही कंटेंट है दोनों का कंबाइन मिलाकर, और आपका ये कवर हो जाएगा। ये मूवेंदार टर्म ये है क्या, और चोला चेरा पांड्या के बारे में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मूवेंदार जो थे द थ्री ग्रेट किंग्स, दे कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ तमिजागम ड्यूरिंग द संगम एज, ठीक है। संगम एज के टाइम पे जो तमिलनाडु के आसपास का जो रीजन है, जिसको उस टाइम पर तमिजागम बोलते थे एंशिएंट इंडिया में, तो इधर का रीजन ये मूवेंदर कंट्रोल करते थे। जो ये टर्म है ना वेंदर, इनके नाम में अगर आप ये टर्म देखो वेंदर, इसका मतलब ये होता है 3 डायनेस्टीज के बारे में बोलना, चेरास, चोलास, पांड्यास। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो आप कहोगे ये मूवेंदार के, अगर इसका कि मैं मुंह लगा दूं तो ये क्या होगा? इन 3 डायनेस्टीज के 3 महान राजा को, अगर आपको राजा को एज अ पर्सन को अगर आपको बोलना है, तो आप उसके आगे मुंह लगा दो मूवेंदार। और सिर्फ अगर किसी जमीन के टुकड़े को अगर आपको बोलना है कि जहां पर 3 शूरवीर डायनेस्टीज बॉर्न हुई, तो वो आप बोलो वेंदर। क्या ये वाली चीज सबको क्लियर हुई? जल्दी फटाफट कंफर्म करो, आगे बढ़ो। चेरास ने सेंट्रल और नॉर्थ जो तमिलनाडु के हिस्से थे उस पर रूल करा। ट्रेवेंकोर, कोचिन, दक्षिण मालाबार और कोंगू रीजन, ये चेरास के कंट्रोलिंग वो थे, रीजन्स थे। अब यहां पर एक टर्म आपको गिवन है, पथी त्रुपथु। पथी त्रुपथु, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 10 डिकेड्स ऑफ वर्सेस। कुछ एक वर्क, टेक्स्ट, लिटरेरी वर्क जो 10 डिकेड तक लगातार कलेक्ट करा गया। अब वो कोई भी लोग हो सकता है उस टाइम पर जिसने कलेक्ट कराओ, लेकिन उसकी जो कंपाइलेशन है, जिसमें एक डिकेड 10 साल का होता है, 10 डिकेड का मतलब 100 सालों का इतिहास। चेरास के बारे में जिस चीज में हमें मिलता है इतिहास में, उसको बोलते हैं हम लोग पथी त्रुपथु। अगर कल को यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए तो दिस विल नॉट बी अ शॉकिंग क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट चेरा किंग्स के एक लगभग 1 सेंचुरी या 10 डिकेड के इतिहास को दर्शाता है। अगर मैं 1 सेंचुरी बोलूं और 10 डिकेड जैसा शब्द अपने मुंह से निकालूं, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? तो अगर उसमें से बहुत सारे जो टेक्स्ट आपको गिवन होंगे, जैसे हमने कल ये पढ़े, इतने सारी ये चीजें पढ़ी,
लिटरेरी सोर्सेस, इसके अंदर हमने इतना कुछ देखा। ये इनमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन देकर बीच में, अगर ये 4 ऑप्शन, और अब तो यूपीएससी 7-7 तक पूछने लगा है, अगर उसमें ये पथि त्रुपथु अगर हो टर्म, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये चेरास के साथ एसोसिएटेड है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ब्रॉड टॉपिक पढ़ लेना, हम लोग चेरास के बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसने मूवेंदार टर्म से स्टार्ट करा, पहले उसने बता दिया कि चोला चेरा पांड्या तीनों टर्म है, लेकिन ब्रॉड टॉपिक हमारा चेरास ही चल रहा है। तो चेरास के ऊपर जो ये टेक्स्ट है, जो उनके 1 सेंचुरी या 10 साल के इतिहास को, उनके रूल को, उनके शासन को, उनके राजाओं को, उनकी परंपरा को जो दर्शाता है, वो है पथि त्रुपथु। इट इज नोन डैट एक चेरा राजा था जिसका नाम था सेंगटुवन। इसके बारे में हम पूनम दलाल दहिया में और पढ़ेंगे। ये नॉर्थ इंडिया तक मिलिट्री एक्सपेडिशन करने आता है, अच्छा, इसी प्रकार का आपको याद है ना, ये चोला चेरा पांड्या मेडिवल इंडिया के अंदर फिर से मेडिवल इंडिया के टाइम पर फिर से नॉर्थ इंडिया आते हैं रूल करने, और उसमें से जल्दी बताओ जरा किसको वो टाइटल दे दिया जाता है कि गंगा तक ही आता है, और गंगाई कोंडा चोलमपुरम बोला जाता है उसको, राजेंद्र चोला। तो इसका मतलब वो कौन सी डायनेस्टी से था? चोला। लेकिन ये वाली बात हमें जो हिस्टोरियंस है वो कब बताते हैं? एंशिएंट मेडिवल की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। एंशिएंट मेडिवल बता, ये गंगाई कोंडा चोलमपुरम एंशिएंट का पार्ट है, मेडिवल ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण भारत में, ये दक्षिण से क्या चोला चेरा पांड्या में से कोई एंशिएंट हिस्ट्री में भी आया था नॉर्थ इंडिया में रूल करने, कब्जा करने, मिलिट्री एक्सपेडिशन करने? हम लोग जनरली क्या होता है कि गंगाई कोंडा चोलमपुरम ही जानते हैं बस, इसी का नाम तो जानते हैं कि नहीं जानते बताओ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट इंडिया में चेरास की फैमिली से कौन आया था, तो आप क्या कहोगे? आज के बाद आपका आंसर क्या होगा? सेंगुटुवन। और अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिवल इंडिया में कौन आया था, तो वो फैमिली ये नहीं है, फिर वो कौन सी फैमिली है? वो चोला की। और बंदा कौन है, उसका नाम कौन है वो चोला फैमिली का? वन, है ना, राजा। ही ब्रॉट स्टोन्स फ्रॉम द हिमालयास। ये एक परंपरा के अनुसार शिलापति करम किताब में एक जो एपिक कैरेक्टर गिवन है कनकी, उसकी मूर्ति को लगा के उसका मूर्ति पूजन करा करते थे, और इसके लिए पत्थर हिमालय से मंगवाए गए थे। अगेन क्वेश्चन बन सकता है, कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि इनमें से किसने हिमालय से पत्थर मंगवाए थे? शिलापतिकरम के एक कैरेक्टर के ऊपर एक मूर्ति बनाने को, एक आइडल बनाने को, एक टेंपल बनाने को, या फिर सेंगुटुवन a Chera ruler ordered stones from Himalayas for making the idol of which character from Silapatikaram? 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और इसने एक प्रैक्टिस, कल्ट कह लो या कुछ भी कह लो, परंपरा कह लो, धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, इसने पत्नी कल्ट इंट्रोड्यूस करा था दक्षिण भारत में। कौन सा कल्ट? पत्नी कल्ट। अब आप कहोगे कल्ट क्या होता है? अगर मैं मेडिवल में बताऊं, भक्ति सूफी आपने सुना है ना, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, उसमें भी बड़े सारे कल्ट थे। मीरा जैसे किसकी भक्त होती है? मीरा किसकी भक्त होती है? कृष्ण। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मीरा कौन से कल्ट की वर्शिप करती है? कृष्ण। जो चेरन सेंगुटुवन का छोटा भाई था, उसका नाम था इलंगो अधिकल। ये जो हमने पूरा ऊपर पढ़ा इसका नाम, ये जो चेरा का रूल है, सेंगुटुवन जिसने इतना कुछ करा, इसका एक छोटा भाई था इलंगो अधिकल। ये इसने लिखी थी शिलापतिकरम। तो देखो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलते चले जा रहे हैं। शिलापतिकरम के अंदर ही कैरेक्टर एक गिवन था, एक स्टोरी थी काइंड ऑफ, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, सच्ची घटना पे आधारित माना जाता है। तो कन्नगी उसके अंदर एक कैरेक्टर थी, उसकी एक आइडल बनवाया गया, वो इसके बड़े भाई के द्वारा बनवाया गया, लिखा था इसको जिसके छोटे भाई ने। सोचो जरा। एक और चेरा किंग था उसके बाद जो आता है,
चेरल इरुम्पोरई, चेरल इरुम्पोरई, इसने अपने नाम पर कुछ सिक्के कॉइन्स इशू करवाए। कुछ जो चेरा कॉइन्स थे उनमें सिंबल हमें देखने को मिलता है बो एंड एरो का, और इसी से हम ये डिनोट कर पाते हैं कि इनका सिंबल था ये चेरास का बो एंड एरो। कुछ बेसिक बातें इनके बारे में, इनकी जो फूलों की माला होती थी जो ये अक्सर पहनते थे और चढ़ावे में चढ़ाते थे और मंदिर में जाकर या कन्हकी की मूर्ति के ऊपर जाकर, वो था पालमायरा फ्लावर। पालमायरा फ्लावर, इनका जो पोर्ट था वो था मुजिरी या टोंडी पोर्ट, और कैपिटल इनकी थी वांची या जिसको करूर भी बोला जाता है, और इनके जो सिंबल्स थे वो थे बो एंड एरो। ये अभी हमने चेरा के बारे में पढ़ा, तो चेरा का ये चीज़ कवर कर ली। और इनका रूल अगर आपको देखना है तो ये रहा। कोई आपसे पूछे कौन सी नदी के पास, पेरियार। और यहां पर देखो पोर्ट लिखा हो ना, मुजीरी और टोंडी, ये रहा। इस वाले डायग्राम की, और जो हमने मेडिवल इंडिया से जो तमिलनाडु में जो करा था, जो अगेन लेटर चोला, लेटर चेरा और लेटर पांड्यास, एक उस वाले, मतलब कुल मिलाकर मैं तो सिंपली ऐसे ही बनाकर आ जाता हूँ पेपर के अंदर, ये ऐसे करके, और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि साउथ इंडिया का ये मैप है जो कि दिखा रहा है चोला को, चेरा को और पांड्यास को, और इसको मैं बक्से में लिख कर आ जाता हूँ। और उसके बाद कुछ भी करके अपने, जैसे जनरली ब्लू पेन से ही ब्लू सब लोग लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर आप पोर्ट बनाकर दिखा दो, यहाँ पर आप चेरा बनाकर दिखा दो या कुछ भी। और जब हम मेडिवल इंडिया के अंदर विजयनगर एम्पायर वगैरह पढ़ेंगे तो कृष्णा तुंगभद्रा दो आपके आसपास जो विजयनगर एम्पायर था वो बनाकर दिखा दो। डायग्राम्स अगर यूज़ करोगे तो 2-2, 2.5 नंबर पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे, और एग्जामिनर को लगेगा ये वेल रिसर्च पर्सन है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं लगी मेजर? प्रोमिनेंट चेरा रूलर्स जो थे उनका नाम क्या था? उदयन चेरालाथन, इमाया वरम्बन, नेटुन चेरालाथन, चेरन सेंगुटुवन एंड चेरल इरुम्पोरई। अपने नाम के आगे कहीं ना कहीं मतलब चेरा 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 ये देखने को मिलता ही है इनके। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इन सब के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता, यूपीएससी घुमाकर क्वेश्चन पूछता। और ये वाली बात बहुत पुरानी नहीं है, 2 या 3 साल के पुराने पेपर उठाकर देख लो 2020 से। वो क्रोनोलॉजी पूछने लगा है या फिर ये पूछता है मैच द फॉलोइंग कर दो इनका, कि कौन सा रूलर किसको कौन से उसके साथ एसोसिएटेड है। अब वो नाम ऐसे ऐसे आते हैं चोला चेरा पांड्या से कि लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग कहते हैं हम तो जी यार दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर कर आए थे, ये नहीं पढ़ा इतने अच्छे से। 2 नंबर क्यों खोने? और दक्षिण भारत की डायनेस्टीज के ऊपर पिछले 3 साल 20 का पेपर, 21 का पेपर और 22 के पेपर में क्वेश्चन अच्छे खासे रहने लगे। अगर आप देखो तो अच्छे खासे इन द सेंस कि मैं अगर ये मानता हूँ 3 क्वेश्चन को भी मैं अच्छा खासा मानता हूँ, क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं। इसलिए हम पहले मॉडर्न ना करके ये कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लास्ट में करता है ना तो उसका छूट ही जाता है। फिर ये मॉडर्न हर किसी को याद हो जाती है, और मॉडर्न से आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, मॉडर्न से कोई क्वेश्चन कोई क्लियर नहीं फंस सकता, आप कोई क्लियर नहीं कर सकता। चाहे जितनी मर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। वो जो रूलर्स और जो नेशनल लीडर्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जनरली गिवन ही नहीं होते। वो इंटरनेट पे या तो पूरा इंटरनेट चाट सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास तो वो कर लो, जितना हमारे बस में हम सिर्फ उतना करके जाएंगे जो रेगुलर उसमें दे रखा है। और स्पेक्ट्रम पढ़ने वाला को तो अब 3-4 साल तक वैसे भी नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व। चोलास सेकंड, तो बताओ चेरा में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या चेरा का सब कुछ क्लियर हो गया आपको? इसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ पता लग गई, इसका सिंबल पता लग गया, पोर्ट पता लग गया, कौन सी नदी के पास है एक्स्ट्रा मैंने ये भी बता दिया, पेरियार। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? सेकंड पे पढ़े चोलास।
जो चोला किंगडम था संगम पीरियड का, जो तिरुपति की जो चोटियां हैं, जो पहाड़ हैं, वहां तक एक्सटेंड होता था ये। और उस टाइम पर तिरुपति जो हिल्स थे उनको वेंकटम नाम से भी बुलाया जाता था एंशियंट इंडिया के टाइम पर। ये चीज़ याद नहीं रखनी है, बस आपकी कहाँ तक एक्सटेंड होता था ये भी याद नहीं रखना है वैसे तो। जो कावेरी डेल्टा का जो रीजन था वो इस किंगडम का सेंट्रल पार्ट था। कैसे? चोलास की बात करते हैं, कावेरी रिवर के पास। एक्स्ट्रा करना क्या है हमें यहां पर? एक्स्ट्रा हमें करना क्या है यहां पर? आपको अपनी किताब में या कहीं पर भी एक कॉलम और बना लेना है। रिवर्स का, ये पेरियार, ये कावेरी, देख रहे हो? कावेरी और चोलास के बारे में बात चली रही है। फूलों की माला, फिग या अथी लोअर फ्लावर, ये फ्लावर होना चाहिए, सॉरी लोअर नहीं फ्लावर। पोर्ट इनका था पूहर, कैपिटल उरैयूर पूहर, वो पूहर पोर्ट भी था, पूहर सिटी भी थी, हमने देखा था इसको प्रीवियस चैप्टर्स में। और सिंबल इसका टाइगर। तो इतिहास में किसका सिंबल टाइगर रह चुका है अगर ये क्वेश्चन आ जाए? वैसे कभी यूपीएससी ऐसे नहीं करता है वैसे जनरली कि एंशियंट को और मेडिवल की कंबाइंड स्टेटमेंट देती या फिर एंशियंट की मॉडर्न की कंबाइंड स्टेटमेंट देती, लेकिन वी नेवर नो। यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एवरी ईयर। जैसे इस बार इसने 7-8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लगभग ऐसे बनाए थे जिसमें इसने ये पूछ लिया था बड़ा टाइम वेस्ट करवाने के लिए कि इनमें से क्या कहते हैं, मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन इट इज गिवन इन मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन 2 ऑप्शन, मोर देन 3 ऑप्शन। अब ये जो जो चीज पूछ रहा है ना यूपीएससी, मोर देन 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन, लोग इसको कहेंगे टफ। मैं इसको ये बोलता हूं कि यार फैक्चुअल नॉलेज अच्छी खासी अब होनी चाहिए। ये यूपीएससी हिंट दे रहा, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2023 में लगभग 100 के 100 क्वेश्चन ही ऐसे मिल जाए कि जिसमें ये ऑप्शन गिवन हो मोर देन 1 और मोर देन 3 और मोर देन 4। और ये यूपीएससी के बच्चों के लिए शॉकिंग बात होगी। रागनी, बिहार पीएससी या दूसरे पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन तो कब से पूछ रहे हैं, एक डिकेड से, ऐसी स्टेटमेंट वाले। 5वां ऑप्शन तो उनमें यही होता है स्टेट पीएससी में, बिहार वगैरह में, कि एक से ज्यादा, एक से अधिक। तो ये कोई नई बात नहीं है। कावेरी डेल्टा का जो रीजन है, इट रिमेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किंगडम। और इस एरिया, इस रीजन को, इनके किंगडम को कावेरी के आसपास जो इन्होंने किंगडम बनाया, इसको बाद में नाम दिया गया चोला मंडलम। चोला मंडलम, ये वाली बात याद रखना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टर्म। करिकाल वलावन या करिकालन, ये सबसे फेमस चोला किंग था एंशिएंट इंडिया में। इसने जो कंबाइंड आर्मी थी, देखो हिम्मत, देखो बहादुरी का परिचय लो, चेरास की, पांड्यास की और 11 वेलियर चीफ्स की, जिनके पास बहुत ज्यादा खेती बाड़ी, बहुत ज्यादा जमीन होती थी, पावर होती थी। इसको इसने सप्रेस कर दिया था। कहाँ करा था, कौन सा गांव था, वेन्नी, ठेन्नी, मैनी, छोड़ो उसको, हम उससे रिलेट कुछ कंसर्न नहीं है। उनकी बेटी थोड़ी ना लानी है मैंने मिसेस दुबे बनाने के लिए। ही कन्वर्टेड फॉरेस्ट इनटू कल्टीवेबल लैंड, इसने ये करा। क्यों? आपको जब भी अपनी पावर एक्सपेंड करनी पड़ती है तो मैं आपको हिस्ट्री में अक्सर ये चीज पढ़ाते हुए आया हूं कि जब तक एग्रीकल्चर आप सिक्योर नहीं कर सकते, खाना सुनिश्चित नहीं कर सकते प्रजा के लिए और आर्मी के लिए, तब तक आप एक जगह पर सेटल्ड होने के बाद, अपनी पावर को एनरिच करने के बाद किंगडम और एम्पायर बनाने की तो कतई नहीं सोच सकते। विजयनगर एम्पायर की नेचुरल पहाड़ियां उसकी बाउंड्रीज का काम करती थी, लेकिन फिर भी दुश्मन चारों तरफ से हमला ना करते तो उन्होंने क्या कर रखा था, याद है? विद इन द पहाड़ी रीजन एग्रीकल्चर अंदर ही डेवलप कर रखा था, क्योंकि हर एक शत्रु को पता है कि जहां अनाज की सप्लाई अगर बंद कर दी जाए तो दुश्मन का मनोबल तोड़ना बहुत आसान है।
अंकिता, पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन क्या बोलता है कि चित्तौड़ तक जाने वाले सभी अनाजों के रास्ते को बंद कर दिया जाए? सबसे पहला हुक्म यही तो देता है वो। और जनरली बता दो, अभी इतना बोलने के बाद भी कौन कौन हरामखोर और हरामखोर नहीं है यहाँ पर, जिन्होंने अभी भी नहीं देखा पद्मावत या लेजेंड ऑफ भगत सिंह? आप में से कौन है वो प्यारा सा हरामखोर या हरामखोर नहीं? उसको जल्दी से देख लो, वरना मेडिवल हिस्ट्री जैसी हमारा आगे बढ़ेगा तो वो चीज़ मुश्किल, आपको दिक्कत देगी। तो ही कन्वर्टेड फॉरेस्ट इनटू कल्टीवेबल लैंड, ही बिल्ड कलनाई, एक डैम पत्थरों से बनी हुई। उस जमाने में ये चीज़ बनाना ना बहुत तारीफ काबिल वाली बात थी। कावेरी रिवर के पास इसने ये चीज़ बनाई टू डेवलप एग्रीकल्चर। इनका जो पोर्ट था पूहर, उस पर बड़े ज़्यादा मर्चेंट्स अट्रैक्ट होते थे, फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन आते थे। एक पोर्टिक वर्क है जो कि हमें इनका व्यापार कैसा था करी कालन के टाइम पे, करी कालन के टाइम पर इनका व्यापार कैसा था, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी थी, उसके बारे में हमें इलेबोरेट डिटेल मिलती है एक पोर्टिक वर्क से। उस पोर्टिक वर्क का नाम था पटिनापल्लई। पटिनापल्लई, और ये इस रीजन में पठी, नैन, कीस, कनकू यहां पर करा गया। ये नहीं आपको याद करना है, आपको ये देखना है पटिनापल्लई। इसको साफ कर देता हूं। ये देखो पटिनापल्लई। अब इसने हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए और पावर को एनरिच करने के लिए और फूड सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए लगातार खेती बाड़ी पे फोकस करो, और खेती बाड़ी के लिए इरिगेशन चाहिए होता है। और जो इरिगेशन था, जो इसने डेवलप करा इरिगेशन सिस्टम, डैम बनाई इसने एज अ इरिगेशन सिस्टम, और उसको नाम दिया गया कलनाई। ये एक प्रकार से डाइक थी, काइंड ऑफ कैनाल था जिसको पत्थरों से बनाया गया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी, ताकि वाटर को डाइवर्ट करा जा सके थ्रू आउट द डेल्टा रीजन फॉर इरिगेशन। अब जब भी ये वर्ड डाइवर्ट आता है ना, आप चाहे करंट अफेयर में सुनो, चाहे ज्योग्राफी में सुनो, चाहे एनवायरमेंट में सुनो, चाहे इतिहास में सुनो, ये चीज याद रखना, डाइवर्जन वाटर की क्यों करी जाती है? जस्ट टू अवॉइड फ्लडिंग। खेती बाड़ी में जितना पानी चाहिए है शाइनी, उतना ही तो चाहिए पड़ेगा। अगर खेत में पूरे साल डुबा डुबा कर पानी 6-6 फुट तक अगर डूबे रहेंगे तो क्या फसल पनप सकती है? चावल की खेती में मैंने माना कि पानी बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि 12 फुट की ऊंचाई पर भी इसमें पानी भर दो उसके अंदर और पूरे साल डूबे रहने दो, तो चावल क्या बहुत अच्छे उग जाएंगे इससे क्या? तो व्हेन इट वाज बिल्ड, कलनाई लगभग 69,000 एकड़ का एरिया इरिगेट करता था। इतना रिमार्केबल काम था इसका ये। ऑब्वियसली बात है, ऐसा इतना सुंदर और इतना वाइटिश और इतने अच्छे उस स्टोन से उस टाइम पर नहीं था। ये तो सरकार ने बाद में मरम्मत वगैरह कर दी है, ठीक है। इसमें भी देख रहे हो, ये कुछ लुल्लू किस्म के लोग इसमें भी नहाने चले आए हैं। हिंदुस्तान के आदमी को कुछ भी मिल जाए टाइम वेस्ट करने के लिए। प्रोमिनेंट चोला रूलर्स: इलनचेत सेनी, करिकाल वलालन, कोचिनकनन, किल्लीवनन, पेरूनर किल्ली। मतलब माँ बाप ने इतना रोमांस करके, एक कपल कितने रोमांस करते हैं, कितने रोमांटिक होते हैं, कितनी रात जागते हैं, और फिर उसके बाद जाकर एक प्रोडक्ट निकलता है, उसके बाद ये नाम, सीरियसली। बात करते हैं पांड्यन रूलर्स की। क्या आपको चोला चेरा का सब कुछ समझ में आया? आगे बढ़े। पांड्यास रूल्ड द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु। पांड्या के जो रूलर्स थे
वो बहुत इज्जत देते थे तमिल पोएट्स को और तमिल स्कॉलर्स को। बड़े सारे पांड्या जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनके जो नाम है वो संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है। पांड्यन किंगडम में एक सबसे पॉपुलर योद्धा माना जाता है एक पर्सन को, जिसका नाम था नेदुन चीजियन। अब ये पता नहीं कौन सी मद्रासन और चंगेज खान की औलाद थी मिक्स करके ये। ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ चेरा, चोला और 5 वेलियर चीफ्टियंस एट फलानी फलानी जगह, और इसको कोरकई रीजन का भगवान माना जाता है क्योंकि इसने विजय प्राप्त करी थी। ये सब चलता रहता था। अब जैसे इसकी तारीफ में लिखा हुआ है ये नेदुन की तारीफ में कि इसने कमांड आर्मी को चोला और चेरा और चोला की कमांड आर्मी को हरा दिया। इसकी तारीफ में हमने ये वाली बात देखी थी, ये कौन था, करिकालन। इसने कंबाइंड आर्मी जो चेरा की थी और जो पांड्या की थी उसको हरा दिया था। लेकिन ये इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पेपर में बैठ के सोच रहे हो यार मुझे तो चोला चेरा पांड्या ही नहीं आता, अब ये किसने किसकी कंबाइंड आर्मी को हराया, मैंने नाम तो इन सबके सुने हैं लेकिन मुझे रिकॉल ही नहीं हो पा रहा ये किसका था, कौन सी उसके किंगडम का ये बंदा था, चोला के चेरा के पांड्या। एक बार तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग सकता है, अजीब लग सकता है। लेकिन आप एक चीज़ ये सोचो, आप तो सिर्फ एक चैप्टर में सरदर्दी लेते हो। जो नॉर्थ ईस्ट की साइड से और जो साउथ इंडिया की साइड से जो लोग प्रिपेयर करते हैं, हमारे यहाँ तो आदि एंशियंट हिस्ट्री में तो वैदिक संस्कृत वैदिक लिटरेचर ही चलता रहता है। कितने सारे टर्म्स होते हैं हमारे, ये बाली वाली जो टैक्स हैं हमें इजी लग जाते हैं ना इनके नाम तो कवर करना। हम तो रामायण के कैरेक्टर वगैरह और ये जो गॉड थे जो उनके माने जाते थे। अब जैसे मैं आपको जब विजयनगर एम्पायर पढ़ाऊंगा ना, तो विष्णु और लक्ष्मी माँ का जो उनकी जो पूजा होती थी तो उनके लिए ना वो भगवान को मानते थे पंपा देवी। अब ये नाम आपके लिए अजीब हो सकता है एक ही दिन में आपको लर्न ना हो या वो ना हो। लेकिन आप ये बात बताओ, अग्नि, इंद्र और सोम, जैसे हमारे लिए पंपा देवी नाम एकदम से अजीब है। अभी हमने पढ़ा कि कन्नगी का आइडल, अब कन्नगी नाम हो सकता है कि आज के आज ही दिन ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर के लिए याद रह जाए, लेकिन हमारे जबान पर राम, विष्णु, सीता माता, ये सारे के सारे तो सदाबहार, पार्वती, शिवजी, नंदी, ये सब तो सदाबहार रहते हैं हमारे जबान पर, ये सारे के सारे नाम। आपको सिर्फ ये संगम एज और चोला चेरा पांड्या के बारे में ही सरदर्दी लेनी है, और वो भी एंशियंट टाइम में। क्योंकि याद है एक चीज, जब हमने सेम लेटर चोला चेरा और पांड्या को जब मेडिवल इंडिया से करा, तो इनके जो मंदिर थे गंगई कोटा चोलापुरम या वो का जो मंदिर था, है ना, तो ये सारे के सारे जितने ये मंदिर थे उसमें याद है प्रॉपर शिवा और नंदी के मंदिर बनाए थे उन्होंने। शिवा के बहुत बड़े भक्त थे और शैवाइट्स ट्रेडिशन भी स्टार्ट हो गया था। अब वो वाले टर्म फेमिलियर हो जाते हैं हमारे लिए मेडिवल हिस्ट्री में, लेकिन बस एंशियंट हिस्ट्री में सेम डायनेस्टी में बस यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तमिल वर्ड्स को सुनकर। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बर्ड्स आई व्यू में लेने की जरूरत है। अभी जैसे अगर ये याद नहीं होते इनके नाम, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो इसको, पूरम दलाल दहिया से बाद में देख लेना। कौन कह रहा है कि इनके नाम याद करके जाने या इनके नामों से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अच्छा यार अगर ये 3 नाम आ गए, एक ये बॉक्स में से कोई 2 नाम निकल गए, ये निकल गए 2 नाम, और इसमें से 3 नाम निकल गए, और 7 ऑप्शंस का बनाकर यूपीएससी ने पूछा विच अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट चोला रूलर्स, तो बस वो नजरों में इतना होना चाहिए कि अच्छा मेरे को ये पता है कि ये किल्ली किल्ली वाले 2 ये उसमें चोला रूलर्स दिख रहे हैं मुझे, और एक ये बलन है। आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है लग रहा है कि ये हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, साउथ इंडिया के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी एशियन मेडिवल की, और मेडिवल तो हिस्ट्री छोड़ ही दो, मेडिवल तो छोड़ ही दो, उनके तो प्राण निकल जाते हैं उसको पढ़ने में। तभी तो ये इनसाइट्स वगैरह बोलते रहते थे जब शुरू में प्रमोट करते थे ये सारी चीज़ें, इनसाइट्स ऑन इंडिया वगैरह, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कल्चर को छोड़कर जा सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री को छोड़कर जा सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अच्छा नहीं होता। यूपीएससी ने पूरा गेम ही इन्हीं पे लाकर खड़ा कर दिया कि मत पढ़ो, जाओ और निकाल के दिखा दो अगर आपने सगे बाप की औलाद हो तो प्रिम्स को। फिर लोगों ने ट्रेंड स्टार्ट करा कि साइंस नहीं पढ़नी, साइंस क्या ही होता है, करंट अफेयर्स ही पढ़ जाओ, वो हो जाती है। अब यूपीएससी ये कि लो बेटा साइंस
तूने साइंस में हमें कौन सा, हम बायोटेक्नोलॉजी पूछेंगे, हम ये पूछेंगे बताओ 3 पेरेंट बेबी कैसे होता है, क्रिस्पर कैस9 क्या होता है। और लगातार लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2018 में और 19 में क्रिस्पर कैस9 के ऊपर सेम क्वेश्चन। बस एक साल उसका नाम था जीनोम एडिटिंग और दूसरा नाम था ये जीन्स को काटने के लिए सीजर वर्ड यूज करा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर। जो पांड्यन कंट्री है, इट वॉज वेल नोन फॉर पर्ल हंटिंग। क्या होता है पर्ल हंटिंग? कौन सा जानवर होता है पर्ल हंटिंग? पर्ल है कौन सा जानवर होता है ये? मोती होता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी लोग शांत हो गए, अभी गाली पड़ेगी। वो तो नहीं, बाकी लोग शांत हो गए, मेरे को अभी गाली पड़ेगी, अभी बोलेंगे कि शायद कोई जानवर होता होगा। शाइनी ने तो गूगल क्रोम खोल लिया था इतनी देर में कि पर्ल हंटिंग देखूं मैं, कौन से जानवर के पीछे भाला भाला लेके दौड़ रहे लोग। पांड्यन किंग्स जो हैं, इन्होंने बड़े सारे सिक्के इशू करे। इनके सिक्कों में हमें एक साइड पर हाथी, दूसरी साइड पर मछली दिखती थी, ठीक है। दे हैव एलिफेंट ऑन वन साइड एंड फिश ऑन दी अदर साइड। और एक चीज और देख लो, ये पांड्यन किंगडम कौन सी नदी के पास? वगई बेस्ट रिवर, सेकंड बेस्ट रिवर तमारा परानी। वगई, तमारा परानी। ये मैं इसलिए बता देता हूं, कभी कभार ना एग्जामिनर भी, अब जैसे आपको ये दूर लग रहा है तमारा परानी को जनरली हम मानते नहीं है, लेकिन जो इनके पोर्ट है जैसे या पोर्ट सिटी है कोरकई वगैरह, अब ये है तो इतने रीजन के आसपास ही ना, ये यहाँ पर, तो इनके लिए सेकंड बेस्ट रिवर ये भी हो जाती है कभी कभार। तो एग्जामिनर कभी कभार क्या करते हैं, वो वगई को ना पूछ के ना कभी कभार क्वेश्चन से तमारा परानी के ऊपर बना लेंगे। अब आप अपने आप पे डाउट ये करोगे, यार मुझे पता है, ये वाली बात कैसे हो सकती है मेरे साथ कि मुझे पता है कि चोला कावेरी रिवर के पास, चेरा पेरियर रिवर के पास, और पांड्यास मैंने अपने नोट्स में डाला था बगई रिवर के पास, ये तमारा परानी कहां से आ गया ये? और उस टाइम पर तो आप इन्वेटर को भी बुला सकते ना, सर ये यूपीएससी को जरा फोन लगाना, सर गलत क्वेश्चन बनाया है जरा। उसने ऐसी तो करा था घोड़े के क्वेश्चन में हरप्पा में एक बारी कि सुरको ताड़ा में घोड़े नहीं मिलते, घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिले? और उसने गलत करवा दिया था। इसलिए जो लोग मार्जिन पे रहते हैं ना कि यार मेरे बन रहे हैं मार्जिन के आसपास, तो समझ जाओ बेटा छोड़ दो उस साल की तैयारी, अगले साल की तैयारी करो, नहीं होगा। मार्जिन पे बन रहे तो नहीं होगा। जब कोई बंदा अपने मुझे कहते थे कि मेरे मार्जिन पे बन रहे हैं, बॉर्डर पे बन रहे हैं, तो बेटा छोड़ दो, अब उठा लो किताब, अगले दिन से फिर से 6ठी क्लास की एनसीईआरटी और गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगेन। 365 डेज है, फिर से प्रिपेयर करो। इसलिए कभी अगर अटेम्प्ट देना चाहो तो अच्छे से दो, मतलब कि बियॉन्ड द मार्जिन नंबर निकालो। बियॉन्ड द मार्जिन का मतलब ये होता है, आप कहोगे हमारे हाथ में थोड़ी ना है, बिल्कुल आपके हाथ में है। पीटी 365, ये पीआईबी, इनसाइट्स, क्विज सॉल्व करना, ये टेस्ट सीरीज लगाना, ये करंट अफेयर करना, ये मत करा करो ना, स्टैटिक अपना मजबूत करो। तो चाहे किसी भी साल एग्जाम दो। क्यों लोग कंसिस्टेंटली निकाल लेते हैं बड़े सारे लोग हर साल प्रीलिम्स? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने स्टैटिक पे बहुत मेहनत करी होती है। जैसे मैं अंकिता को नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी बता रहा था, बस उसके साल उनको पता होता है किसी भी साल हमारा एक बारी बस निकला तो हमारे सारी स्टेजेस निकलती ही चली जाएंगी। फिर हमें कुछ नहीं करना होता। एक बार स्टैटिक कंप्लीट करने के बाद 12 मैगजीन पकड़नी होती हैं विजन आईएएस की। अब क्योंकि बंदे का स्टैटिक कवर ही हो गया है तो मैं फिर उनसे बोलता हूँ कि 24 मैगजीन पकड़ लो, 2 साल का कर जाओ और स्प्रिंकल करते रहो और बार बार घूमते फिरते पेन से मार्क करके घसीटते जाओ घसीटते जाओ घसीटते जाओ घसीटते जाओ और एंड में जाके विजन के भी कंप्रेस करके मटेरियल निकाल लो और फाड़ दो सारी मैगजीन 24 की 24। सर्दियों में आग ताप लो उससे, बस यू आर रेडी फॉर गेम। हाँ, ये बता रहा था मैं। इसके साथ एक चीज यहां पर मिसिंग है, एलिफेंट। बोला ना उसने, एक साइड एलिफेंट एक साइड फिश, एलिफेंट को इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। गार्लेट इनका कौन सा? मारगोसा, नीम फ्लावर, पोर्ट कोरकई,
कैपिटल मदुरई। अब कोरकई अगर पोर्ट है तो पोर्ट है अगर ये, तो तमारा परानी को थोड़ी ना वो इग्नोर करते होंगे, इसलिए इनकी दो बेस्ट रिवर्स हैं, दो बेस्ट रिवर्स हैं। एक लीडर था इनका, इनका एक राजा था एक टाइम पे, मुदु कुदिमी पेरुवा पेरुवास हुती। इसने सिक्के इशू करे थे टू कॉमेमोरेट हिज परफॉर्मेंस ऑफ मेनी वैदिक रिचुअल्स। बहुत सारे इसको लगा कि इसने वैदिक रिचुअल्स हवन वगैरह टाइम टू टाइम करवाता रहता है, देवी देवता से खुश हैं, तो इसने अपनी इस वैदिक रिचुअल्स को बहुत बार परफॉर्म करने के लिए खुशी खुशी में देवी देवताओं के नाम पर सिक्के इशू कर दिए थे। प्रोमिनेंट पांड्यन रूलर्स नेदियोन, नानमरन, मुदुकु, दूमी, पेरुवासुती और नेदुन चेजियन, ये वही था जिसको पॉपुलर वॉरियर माना जाता है यहाँ पर। इसके नाम थोड़े से अटपटे से हैं, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ सकते हो, लास्ट 20-30 ईयर्स में ऐसे कोई क्वेश्चन एज इट इज के इनके नाम बताओ, इनकी वो बताओ, ऐसे नहीं आते। क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछता है कि पहले कौन बाद में कौन, और वो भी करके, और वो आपको पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत बार इनको सुनोगे अपने आप कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जो इनके नाम से नहीं निकल सकता वो यहाँ से निकल सकता है। दिस इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके टाइटल बस अगर आपको याद हो गए ना, 4-4-4, इट इज जस्ट लाइक अ टेबल ऑफ संस्कृत पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पठत। एक बार अगर वो याद हो गया आपको, सात औते साते तह वाला, जस्ट लाइक ये 4-4-4, ये 12 की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका बहुत सारे एग्जाम्स में फायदा हो जाएगा। डेट्स माई पर्सनल गारंटी। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होगा एक भी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100/100 इससे निकलेगा। मतलब राजाओं के नाम पूछने से ज्यादा टाइटल कौन से अज्यूम करते थे, इससे कुछ निकले था। विच अमंग द फॉलोइंग अज्यूम टाइटल ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। इसलिए आपको बोल रहा था मैंने, आपको जो अभी बोला ना कि अगर ये आ गया तो आपको पहचान में आना चाहिए कि इधर 2 बार नाम किल्ली किल्ली गिवन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं किल्ली किल्ली गिवन है, मैंने इसको क्योंकि ऐसे याद कर रखा है इधर से। सबसे पहले चेहरा का टाइटल देखते हैं। तो ये वाला बॉक्स और कहीं पर भी गिवन नहीं है पूरे आपके इंडिया में। तो अगर आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बात मैं बोल रहा हूं, ये जो टाइटल्स हैं, ये जो टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स के बेसिस पर अगर आपको ये नाम दिखा, फॉर एग्जांपल मरन, तो आप एग्जाम में नन मरन को आइडेंटिफाई कर सकोगे। अगर एकदम से याद नहीं आ रहा, आप याद करके तो गए थे लेकिन आप भूल गए कि वो कौन सा मरन था। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं यार, वो मरन से कुछ था यार, नाम याद नहीं आ रहा, तो आपको याद आ जाएगा नन मनर। सेजियन तो नेदुन चेजियन, तो ये याद आ जाएगा आपको। अगर आपको ये किल्ली टर्म दिख रहा है कि आपको इनका टाइटल पता है, सॉरी टाइटल पता है चोला का कि ये किल्ली है, तो आप ये किल्ली वलन और ये पेनुलर किल्ली इसको मार्क करके आ जाओगे। आपको ये भी पता है कि जो 1-1 होते हैं वो चेरास के हैं, लेकिन वलवन सिर्फ एल का फर्क है, VANA VALA। वलवन जो होते हैं वो चोला के हैं, तो आपको ये कराईकल वालवन, किल्ली वालवन, और किल्ली तो आपको ऑलरेडी पता है। आप ऐसे करके आप एलिमिनेट बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आप जैसे आप यहाँ देखो कुट्टुवन और 1-1 और इरुम पोरई। अब आप कहोगे पोरई पोरई या इरुम पोरई, आई से तो एक ही था, तो अगर ये कल कोई टर्म आ जाए इरुम पोरई, ठीक है, कुट्टुवन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये आराम से ये कर पाओगे। इस बॉक्स से ये कहीं पर भी, दिस बॉक्स इज गिवन नो वेयर, आई एम टेलिंग यू अगेन। और ये बॉक्स आपको क्रोनोलॉजी या फिर रूलर बेस अगर क्वेश्चन आए चोलाचेरा पांड्या से, बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है सिर्फ ये बक्सा आपको। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये वाली बुक हर जगह मैं प्रमोट इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको ही पता लग गया तो सबको ही नहीं हो जाएगा सिलेक्शन। एक बात याद और रखना, सेप्टर, ड्रम
सेप्टर को बोला जाता था कोई, ड्रम इज मुरासु, और वाइट एम्ब्रेला वेनकुडई। ये तीनों के लिए कॉमन है, चोला चेरा पांड्या। दीज वर यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ रॉयल अथॉरिटी। हाँ, तो ये जो ड्रम है वो ढोल नगाड़े वाला ड्रम, सफेद एम्ब्रेला, इसको ड्रम को बोला जाता मुरासु, वाइट एम्ब्रेला को वेनकुदई। इनको रॉयल अथॉरिटी के सिंबल्स के तौर पर यूज करा जाता था अलोंग विद स्केप्टर कोई। अब ये स्केप्टर क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। ये ब्रिटिशर्स और क्वीन एलिजाबेथ के, ये इसमें देखा होगा, ये डंडा से ऐसा सोने का, चांदी का, ये ये एलिजाबेथ वन वगैरह, ये सब लोग ये वो कैरी करते हैं ब्रिटेन में आज भी। इसी को बोला जाता है, सेप्टर। अब यार यूज इसका यूज क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बताओ यार। ये रॉयल अथॉरिटी का सिंबल था। अब ये तो है नहीं कि इसने किसी के डंडा दे देना अंदर, और ये भी नहीं कि कुत्ते भगाने हैं इसने किसी के, है ना। वहाँ पावर रेंजर्स भी नहीं करना है ना, कि मतलब उससे मतलब वो करना है। हाँ हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है ना जब राष्ट्रपति वगैरह को या फिर आईएएस वगैरह को वो करके, तो ये डंडा कैरी करते हैं। और एक और बात बताता हूँ, जब आप आईपीएस होते हो ना और गार्ड ऑफ ऑनर लेने जाते हो, आप अपने बेल्ट में साइड में एक हुक होता है फंसाने का, इस प्रकार के डंडे को, वो चीज़ कैरी होती है यही। तो वो भी एक ये सेप्टर है, रॉयल चीज़ होती है सारी। इसलिए तो कभी भी किसी रॉयल प्रोसेशन पे अगर आप ये देखो, ये वाइट एम्ब्रेला क्या है, छतरी आपके ऊपर जो होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, एंड यू कैरी दिस। हाँ हाँ, सिंबल ऑफ पावर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी ला के रख लेना इसको घर पे, ठीक है। हाँ, लेके घूमना है ऐसे ही, मी डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो ये बताओ, सबको समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।